नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की ताज़ा खबर यह है कि दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के करीबी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी है। इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज देश भर में पीएफआई से जुड़े लोगों पर जबरदस्त एक्शन की खबरें आई। 8 राज्यों में 300 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट आज और गहरा हो गया। ऑब्जर्वर्स ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन जयपुर में गहलोत समर्थक विधायकों के बगावती तेवर बरकरार हैं। वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सचिन आज अपनी बारी का इंतजार करने दिल्ली पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के गुट से साफ कह दिया कि पार्टी के नाम और सिंबल पर किसका हक होगा, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इस फैसले से उद्धव ठाकरे की चिंता और बढ़ गई। इन सारी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको महाकाल के दर्शन कराना चाहता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा उज्जैन में भगवान भोलेनाथ के नए दरबार की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उज्जैन में महाकाल का दरबार नए सिरे से संवर रहा है। इसका पहला फेज पूरा हो गया है। अब आप जब महाकाल के दर्शन करने वहां जाएंगे तो मंदिर और उसके आसपास के इलाके की भव्यता देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही जगह है जहां आने वाले भक्त परेशान हो जाते थे, जहां सफाई का नामो निशान नहीं था। अब रुद्र सागर नए सिरे से बनाया गया है। लाल पत्थर से भव्य मूर्तियां सजाई गई हैं। बड़े बड़े द्वार, जबरदस्त लाइटिंग, साफ पानी से भरे बड़े बड़े तालाब, भगवान शिव की लीलाओं का सजीव चित्रण, अनेक भाव भूमिकाओं में भोलेनाथ की मूर्तियां। कुल मिलाकर उज्जैन में महाकाल के मंदिर में बहुत कुछ बदल गया है। और आज राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ उज्जैन पहुंचे। महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का जायजा लिया। इसके बाद यहीं पर कैबिनेट की मीटिंग हुई। और बड़ी बात यह कि कैबिनेट की मीटिंग में अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने नहीं, भोलेनाथ ने की। अध्यक्ष की जगह महाकाल की तस्वीर रखी गई थी। शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ किनारे पर बैठे थे। इस कैबिनेट मीटिंग में पहला फैसला क्या हुआ, यह भी आपको बताऊंगा। कैबिनेट मीटिंग की तस्वीरें दिखाऊंगा। महाकाल ने अध्यक्षता क्यों की, यह भी समझाऊंगा। लेकिन पहले देखिए महाकाल की तस्वीरें। दिगंबरे मनोविनोद वेदु वस्तु मीनता भुजंग पिंगलस्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंड कुंद्रव प्रलिप्ति दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् कुंडरीय वेदुरे मनोविनोद वद्भुतं विभद्भूत भद्ररी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि। उज्जैन में बाबा महाकाल के परिसर का यह भव्य नजारा है। कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे। फर्स्ट फेज में महाकाल कॉरिडोर, फैसिलिटी सेंटर, सरफेस पार्किंग और महाकाल द्वार का निर्माण पूरा हो गया है। करीब 920 मीटर लंबे कॉरिडोर में महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर पथ, शिव अवतार वाटिका, रुद्र सागर, धर्मशाला और प्रवचन हॉल का निर्माण किया गया है। अब महाकाल के भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए 5 नए द्वार बनाए गए हैं। त्रिवेणी संग्रहालय के पीछे मंदिर में प्रवेश के लिए 2 नए प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। चूंकि महाकाल का मुख्य द्वार भक्तों की संख्या लिहाज से काफी छोटा है, उसके आसपास के इलाके में सैकड़ों पुरानी दुकानें हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, घर बने हुए हैं। इसलिए सावन के महीने में, शिवरात्रि के मौके पर या विशेष अवसरों पर भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि मुख्य द्वार पर भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो नए प्रवेश द्वार बने हैं उसमें भीड़ नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धालु नए सुंदर कॉरिडोर से गुजरकर मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। इस कॉरिडोर के एक ओर 108 स्तंभ और दूसरी ओर इतनी ही लंबी लगभग 15 फीट ऊंची दीवार पर
शिव महापुराण की कथाओं का वर्णन, देवी देवताओं की मूर्तियों के उकेरा गया है। इस कॉरिडोर में सप्त ऋषियों और नवग्रहों की मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। दीवारों पर उकेरे गए तस्वीरों के अलावा इस तरीके से विशाल मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं जो एक श्रृंखला में एक के बाद एक आती हैं। मौजूदा मूर्ति श्री काल भैरव की है। अगर आप यहां देखेंगे तो भगवान शिव, उनके अनेक चेहरे, विवाह प्रसंग में शिवलीला का शिव स्वरूप क्या था, उनके अतिरिक्त हाथ दिखाई दे रहे हैं यहां पर और उनके अतिरिक्त चेहरे हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो इस तरीके से शिव जी के जीवन प्रसंग से ली हुई घटनाओं को मूर्ति में उकेरा गया है। जैसे ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सामने आपको भगवान शिव दिखाई देंगे और उनके साथ खड़े हैं भगवान विष्णु। प्रसंग ये है कि जब भगवान शिव विवाह के लिए पार्वती जी के द्वार पहुंचे तो वो बेहद ही कुरूप थे। कुरूप इसलिए क्योंकि उनके शरीर पर भस्म थी, गले में सांप की मालाएं, तो उनको देखकर सब डर गए। ऐसे में विष्णु जी ने अर्धचंद्र से उनका श्रृंगार किया और उसके बाद उनका नाम पड़ा चंद्रशेखर महादेव और उस चंद्रशेखर महादेव की ये तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो शिव जी के जीवन से जुड़ी हुई एक और घटना आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से या कहें कि मूर्तियों के माध्यम से दिखाई देगी। अगली वो आप तस्वीर देखेंगे तो नंदी पर सवार भगवान शिव हैं और ये शिव बारात का एक दृश्य रिक्रिएट किया गया है। ढोल मंजीरों के साथ बाराती या कहें कि देवता नाचते हुए आगे चल रहे हैं। नंदी पर सवार भगवान शिव अपनी बारात में विवाह के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उस वक्त वर के रूप में भगवान शिव यहाँ दिखाई गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो यहाँ देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। खास बात है कि नए रास्तों से महाकाल मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को फूल और प्रसाद के लिए पुराने गेट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नए कॉरिडोर के आसपास प्रसाद की दुकानें, फूल और पूजा के सामान की दुकानें बना दी गई हैं। टिकट काउंटर भी है, बड़ी पार्किंग भी बनकर तैयार है। ये पूरा परिसर सोलर लाइट से जगमग होगा। महाकाल कॉरिडोर के परिसर में हर तरफ भगवान शिव के दर्शन होंगे। भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की 127 विशाल मूर्तियां इस कॉरिडोर में स्थापित की गई हैं। परिसर में महाकाल थीम पार्क भी है जिसमें पौराणिक कथाओं और महाकाल की लीलाओं को प्रदर्शित किया गया है। कॉरिडोर को बनाने में भक्तों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। पीने के पानी का इंतजाम, हर 10 फीट पर श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक कुर्सियां, फैसिलिटी सेंटर जिसमें शूट स्टैंड, क्लोक रूम, वेटिंग रूम, रेस्टोरेंट, इस तरह की सारी सुविधाएं लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई। महाकाल कॉरिडोर में बाएं और सबसे पहले आपको ये कमल कुंड दिखाई देगा जिसमें ध्यान मुद्रा में भगवान शिव मौजूद हैं। चारों दिशाओं में 4 शेर हैं। शेर सत्ता और ताकत का प्रतीक है और चारों तरफ की सत्ता और वैभव के स्वामी होने के बावजूद भगवान शिव आपको यहाँ ध्यानचित मुद्रा में दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ लाइटिंग एंड साउंड सिस्टम का भी इंतजाम है और जब ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री लॉन्च कर देंगे उसके बाद आप इस कमल कुंड में लाइट एंड साउंड शो भी देख पाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कॉरिडोर की शुरुआत के दूसरे सबसे बड़े अट्रैक्शन के तौर पर आपको ये सप्त ऋषि की प्रतिमा दिखाई देगी। ये 54 फीट ऊंचा स्तंभ है जो इस पूरे कॉरिडोर का सबसे ऊंचा स्तंभ है। सबसे ऊपर पंचमुखी शिव आपको दिखाई देंगे। नीचे आप शिव की मूर्ति विभिन्न मुद्राओं में देख सकते हैं। अर्धचंद्र और सांप इनमें देखा जा सकता है और ओम भी यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। ये यहाँ पर सप्त ऋषि की परिकल्पना है जिसे तस्वीरों में ढाला गया है। ऋषियों के जीवन से जुड़े हुए वृतांत यहाँ पर पत्थरों पर उकेरे गए हैं जो हर ऋषि के
अलग अलग जीवन को बताते हैं। और जब ये फाइनल प्रोजेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे, तो यहां बाकायदा एक क्यूआर कोड होगा जिसमें इस तस्वीर का सप्रसंग व्याख्या या कहें कि डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये कौन से ऋषि हैं, इनका क्या पौराणिक महत्व रहा है और किस तरह से इन्होंने धर्म के प्रचार और प्रसार में भूमिका निभाई। महाकाल का पुनर्निर्माण शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसलिए आज शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग भी उज्जैन में की, लेकिन महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में कैबिनेट की अध्यक्षता नहीं की। अध्यक्ष की जगह महाकाल की तस्वीर रखी गई थी और इसके बाद कैबिनेट में पहला फैसला महाकाल कॉरिडोर के नाम को लेकर हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव रखा कि कॉरिडोर का नाम श्री महाकाल लोक हो। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर भी कर लिया गया। महाकाल महाराज यहाँ के राजा हैं और हम लोग सेवक हैं। तो आज की जो बैठक है, हम सेवक के नाते महाकाल महाराज की नगरी में उनसे प्रार्थना करके कर रहे हैं। महाकाल लोक, तो महाकाल लोक नाम श्री महाकाल लोक, तो श्री महाकाल लोक आज पहला फैसला ये होगा कि जय भावनाओं का श्री महाकाल लोक, ये नाम रहेगा। उज्जैनी पर भी और पूरे देश पर, विश्व पर उनकी कृपा बरसती है। सुझाव यह आया था कि नाम ऐसा हो कि उससे आभास हो सके जिनने नहीं देखा उनको भी, कि वहाँ भगवान शिव की, महाकाल महाराज की जो लीलाएं हैं वो देखने को मिलेगी। और इसलिए जो सुझाव आया उसी के आधार पर ये विचार, आस्था का केंद्र है और वहाँ निश्चित तौर पर दर्शन करने लोग आएंगे ही, तो श्रद्धा के साथ साथ ये पर्यटन जो बढ़ेगा, यह आध्यात्मिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आस्था का पर्यटन, उससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग नहीं की, उज्जैन में साधु संतों के साथ, उज्जैन के बुद्धिजीवियों के साथ, वहां के आम लोगों के साथ मीटिंग की, बातें की, लोगों से राय ली, उनसे पूछा कि वो लोग कॉरिडोर में और क्या क्या चाहते हैं। और इसके बाद शिवराज सिंह ने कहा कि कॉरिडोर का नामकरण लोगों की इच्छा के अनुरूप किया गया है। लोगों ने कुछ और सुझाव दिए हैं, सरकार उन पर भी विचार करेगी। सिंहस्थ के समय 2016 में कई काम उज्जैन में हुए थे। महाकाल महाराज की कृपा से मंदिर में भी काम हुए थे, अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हुआ था और विकास के काम भी बहुत से हुए थे। लेकिन तभी ये कल्पना आई थी कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद कोई ऐसी रचना और होनी चाहिए जहां महाकाल लोक के दर्शन कर सकें, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, उनका कुछ चित्रांकन हो। उस समय से हमने योजना बनानी शुरू की थी। 856 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना बनी, जिसमें से पहला चरण लगभग 311 करोड़ के आसपास का है। उसका काम प्रथम चरण का पूरा हो गया। दूसरे चरण का काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है, वो काम अभी चल रहा है। लेकिन पहले चरण के काम के बाद जो स्वरूप निखरा है इस स्थान का, महाकाल महाराज की कृपा से ही, क्योंकि जो होता है वो उन्हीं की इच्छा से होता है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, वो अद्भुत है। और अब प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं, ये हम सब के लिए अत्यंत हर्ष, आनंद और प्रसन्नता का विषय है लोकार्पण करने। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में एक और बड़ा काम हुआ है।
सरकार ने रुद्र सागर का कायाकल्प कर दिया है। रुद्र सागर महाकाल मंदिर के पास करीब 18 हेक्टेयर की एक साफ पानी की झील है, लेकिन 1 साल पहले तक ये झील सिर्फ नाम की झील थी। कूड़ा, गंदगी और उसमें गंदा पानी भरा रहता था। पानी का रंग दूर से हरा दिखाई देता था। हर तरफ जलकुंभी और काई दिखाई देती थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो रुद्र सागर की पुरानी तस्वीरें हैं। इस झील के पानी में डुबकी लगाना तो दूर, हाथ डालने में भी डर लगता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। रुद्र सागर की सारी गंदगी साफ कर दी गई है, डीसिल्टिंग की गई। दूर दूर तक सिर्फ साफ पानी से भरी झील दिखाई देती है। इसे शिप्रा नदी से जोड़ दिया गया है। रुद्र सागर के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बना है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अब रुद्र सागर का पानी कभी कम नहीं होगा, क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जब शिप्रा में पानी कम हो तो नर्मदा का पानी शिप्रा में पहुंचाया जाए, जिससे शिप्रा सदा नीरा बनी रहे और रुद्र सागर में कभी पानी कम न हो। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर के दर्शन भर से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन कुछ साल पहले जब हम यहां आए थे तो इस रुद्र सागर की तस्वीर ऐसी नहीं थी। अब आप देखेंगे तो आपको स्वच्छ पानी दिखाई देगा, बीच में एक टापू दिखाई देगा। इसके लिए बाकायदा जलकुंभियों से इस पूरे 18 हेक्टेयर में फैले इस वाटर बॉडी को डिसिल्ट किया गया। सीवर डलते थे, उन्हें हटाया गया। उसके बाद शिप्रा नदी से इसे कनेक्ट किया गया। शिप्रा नदी से कनेक्ट करने के बाद यहां शिप्रा नदी का जल आया। बीच में एक टापू स्थापित किया गया है जिस पर कोई मूर्ति नहीं होगी, सिर्फ पेड़ होंगे, ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स यहां आ सकें। ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसलिए की जा रही है क्योंकि इसी झील का पानी रिसकर जमीन में जाता है और वही पानी महाकाल के जलाभिषेक के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन विडंबना देखिए कि ये नदी या कहें कि ये वाटर बॉडी गंदगी थी, बदबू थी, जलकुंभियां थी। लेकिन अब इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपकी आंखों को सुकून मिलेगा कि 18 हेक्टेयर में फैली इस वाटर बॉडी को एक दोबारा रिजुविनेट कर दिया गया है, जिससे पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी बात है। उज्जैन में महाकाल को लेकर लोगों में बहुत श्रद्धा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुख ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। महाकाल एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भस्म आरती होती है। महाकाल को लेकर तरह तरह की कहानियां हैं, मिथक हैं। जैसे माना जाता है कि महाकाल उज्जैन के राजा हैं और एक राज्य में 2 राजा रात में एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए जो भी राष्ट्र प्रमुख यहां आते हैं वो रात में उज्जैन में नहीं रुकते। मान्यता है जो ऐसा करता है उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सफलता और ख्याति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकाल आने वाले नरेंद्र मोदी 5वें प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इतनी अपार श्रद्धा का केंद्र होते हुए भी महाकालेश्वर का यह मंदिर साफ सफाई से महरूम था। इस तक पहुंचने वाले रास्ते संकरे थे। प्रातःकाल आरती के लिए लोग जब यहां आते थे तो चारों तरफ अंधकार दिखाई देता था। मंदिर के पीछे की झील जो मैंने आपको दिखाई उसमें गंदगी थी, काई जमी रहती थी। अब नरेंद्र मोदी के प्रयास से महाकाल मंदिर का नया परिसर दिन में सूर्य की रोशनी से चमकेगा और रात में एलईडी लाइट से सोने जैसा दमकेगा। यह नरेंद्र मोदी के एक बड़े प्लान का हिस्सा है। 9 महीने पहले मोदी ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य स्वरूप का लोकार्पण किया था। अगले साल तक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य स्वरूप लेता दिखाई देगा और इसके बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। ये सब श्रद्धा के वो स्थान हैं जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, पर कभी किसी ने उनके लिए क्या सुविधाएं देनी जानी चाहिए उसके बारे में सोचा तक नहीं। नरेंद्र मोदी ने इस पर ध्यान दिया और करके दिखाया। अब आज की बड़ी खबर आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल के लिए खबर बहुत ही टेंशन देने वाली है। दिल्ली के शराब घोटाले में पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इस केस में आरोपी नंबर 5 विजय नायर को अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर दिया गया है।
आज सीबीआई ने विजय नायर को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद विजय नायर को अरेस्ट किया गया। विजय नायर पर शराब बेचने वाली कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप है। विजय नायर पहले इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे, फिर एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहे थे, लेकिन बाद में वो आम आदमी पार्टी से जुड़े और पिछले कुछ वक्त से विजय नायर आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। इसी साल अगस्त में सीबीआई ने शराब घोटाले के केस में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की गई, उस वक्त विजय नायर विदेश में थे। सीबीआई ने उन्हें समन भेजा था। पूछताछ के लिए उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना था। आज सीबीआई ने विजय नायर से लंबी पूछताछ की। सोर्सेस का कहना है कि विजय नायर ने सीबीआई के सवालों के साफ साफ जवाब नहीं दिए। बहुत सारे सवालों पर जो जवाब उन्होंने दिए वो गुमराह करने वाले थे। इसके बाद सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट करने का फैसला किया। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्र इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके पास और डिटेल्स हैं। भास्कर, जो मोटी मोटी बातें थी मैं दर्शकों को बताई, विजय नायर को अरेस्ट किया गया है, वो क्या करते थे और इस घोटाले में उनका क्या कंसर्न था, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, विजय नायर को पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका थी, ये आरोप लगा था जब ये शराब पॉलिसी बनी थी। और उसके बाद ये भी आरोप था एफआईआर को अगर आप देखें तो जो पैसा अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था उसमें एक बड़ी भूमिका विजय नायर की थी। अब ये खबर अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता वाली बात इसलिए है कि पिछले कुछ सालों में विजय नायर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से बहुत करीब हो गए थे। और यहाँ तक कि पिछला विधानसभा चुनाव दिल्ली का और जो पंजाब का विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जो पूरा कैंपेन मैनेजमेंट है और खासकर मीडिया जो मैनेज करने की जिम्मेदारी है वो विजय नायर पे थी। चाहे किसी चैनल में इंटरव्यू हो या किसको कितना समय देना है, किसका टाइम स्लॉट क्या होगा, ये सब कुछ विजय नायर तय करते थे और इसलिए वो बहुत करीबी हो गए थे अरविंद केजरीवाल के। इस शराब नीति वाला घोटाला जैसे ही सामने आया, उसमें नाम आया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही थी कि गिरफ्तारी होगी और जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि शायद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पहले होगी, उसके बाद विजय नायर की गिरफ्तारी होगी। पिछले 5-6 दिनों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही थी विजय नायर से और आज एक लंबी पूछताछ के बाद विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय नायर को गिरफ्तार हो सकता है लोग अरविंद केजरीवाल के साथ विजय नायर का फोटो ना देखते हों, लेकिन फोटो के पीछे जितना भी काम होता था वो सारी जिम्मेदारी विजय नायर की थी। और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इस मामले में जितनी भी गिरफ्तारी होगी उसका राजनीतिक फायदा उनको गुजरात में मिलेगा। हम लोग तैयार बैठे हैं कि सीबीआई एक एक करके गिरफ्तार करे और उसका फायदा हम गुजरात में उठाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है इस गिरफ्तारी से कि आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही थी कि शायद ईडी के द्वारा गिरफ्तारी होगी जिसमें लंबे वक्त तक के लिए जमानत नहीं मिलेगा और गुजरात चुनाव उससे निपट जाएगा। लेकिन उससे पहले सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो एक राहत वाली बात कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा ये सोचा जाएगा कि ये राहत है उनके लिए कि गुजरात चुनाव से पहले जमानत मिल सकती है विजय नायर को और फिर से एक बार जो कैंपेन की स्ट्रैटेजी है, मैनेजमेंट है, वो सब काम विजय नायर पार्टी के लिए देखना शुरू कर देंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनकी भूमिका कितनी है इसमें ये ज़रूर कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि हो सकता है कि प्रोसेस के लेवल पे कोई गलती ज़रूर हुई हो इस शराब नीति में, लेकिन कोई घोटाला नहीं है, वो घोटाला साबित नहीं होगा। एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा, विजय नायर के घर जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी के एक विधायक भी मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, तमाम जो कोर ग्रुप है आम आदमी पार्टी का उसके वो सदस्य एक तरह से कह सकते हैं वो हैं और तमाम स्ट्रैटेजी को जो फाइनलाइज करते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका है। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है ये। जी भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि विजय नायर के अरेस्ट होने का पॉलिटिकल मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी इसकी क्या मतलब निकाल सकती है, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बात सही है कि विजय नायर की गिरफ्तारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजय नायर को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता था। विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते, मीडिया मैनेजमेंट का काम करते थे। लेकिन यह करना कोई अपराध नहीं है, यह करना कोई गलती नहीं है। असली बात यह है कि कई दिनों से यह कहा जा रहा था कि साउथ के शराब कारोबारियों से
डील कराने में विजय नायर की बड़ी भूमिका थी और इसी की जांच सीबीआई कर रही है। जानकार कहते हैं कि शराब घोटाले के केस में सीबीआई के पास करप्शन के सबूत तो हैं, अब कड़ियों को जोड़ना बाकी है और विजय नायर इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और चूंकि विजय नायर को अरविंद केजरीवाल का राजदार माना जाता है, इसलिए विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी के नेताओं ने आज ये कहना शुरू कर दिया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की इच्छा भी अब जल्दी ही पूरी होगी और इस केस में बहुत सारी बड़ी बातें सामने आएंगी। अब बात करते हैं पीएफआई की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके खिलाफ आज जबरदस्त एक्शन फिर हुआ। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात में फिर से छापे पड़े, रेड्स हुई। आधी रात के बाद 3 बजे ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 शुरू हुआ और सुबह 11 बजे तक चला। खास बात यह कि इस बार रेड्स में एनआईए की टीम शामिल नहीं थी। एनआईए ने राज्यों की पुलिस और लोकल एजेंसीज के साथ इनपुट शेयर किया। राज्यों की पुलिस ने एक साथ एक वक्त पर अलग जगह रेड की। इनमें पीएफआई और एसडीपीआई के 300 से ज्यादा वर्कर्स और एसोसिएट्स को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक से सबसे ज्यादा 95 लोगों को पकड़ा गया। इसके अलावा यूपी से 57, महाराष्ट्र से 34, दिल्ली से 32 और असम से 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। असम में हुआ यह है कि पिछले हफ्ते जब एनआईए के रेड्स में पीएफआई के 106 नेता पकड़े गए, उसके बाद जगह जगह वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। खुफिया एजेंसियों ने इस तरह के इनपुट दिए थे कि पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफआई जैसे संगठनों के लोग बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और हिंसा की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद एनआईए ने स्पेसिफिक इनपुट राज्यों के साथ शेयर किए, जिसके नतीजे हुआ कि आज कार्रवाई हुई। हालांकि जैसे एक्शन शुरू हुआ, रिएक्शन साफ दिखाई दिया। पीएफआई के लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के कई शहरों में पॉपुलर फ्रंट के सपोर्टर्स ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर खूब हंगामा किया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हालांकि इस तरह के प्रोटेस्ट से, नारेबाजी से पुलिस के एक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली से पीएफआई और उसके पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के 32 मेंबर्स अरेस्ट किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, रोहिणी, निजामुद्दीन, आउटर दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, जामिया नगर में पीएफआई और एसडीपीआई के 50 अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई। स्पेशल कमिश्नर खुद रेड पर निगरानी कर रहे थे। वो पूरी रात पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद थे। पुलिस एक्शन के बाद किसी तरह की हिंसा या टेंशन ना हो, इसलिए प्रशासन ने जामिया नगर और शाहीन बाग इलाकों में दफा 144 लगा दी। कर्नाटक में पीएफआई के 95 लोग प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए गए हैं। पुलिस ने बताया इन लोगों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, समाज में अव्यवस्था फैलाने और लोगों को बांटने के इल्जाम में कार्रवाई की गई है। क्योंकि खुफिया एजेंसियों से ऐसे इनपुट मिले थे कि पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ता कर्नाटक में दंगा कर सकते हैं और इसका सबूत तुरंत सामने आ गया। कर्नाटक में पीएफआई के लोगों ने कई जगह पर महिलाओं को आगे किया। मुस्लिम महिलाओं ने पीएफआई पर कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बाईस सितंबर को एनआईए की कार्रवाई के बाद से कर्नाटक में पॉपुलर फ्रंट के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भड़काऊ वीडियो जारी किए गए। आज पॉपुलर फ्रंट के जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया,
उन लोगों ने किस तरह के वीडियो वायरल किए थे, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। इस वीडियो में यह शख्स पीएफआई के प्रोटेस्ट का वीडियो बनाकर कह रहा है कि पीएफआई के लोग ईडी और एनआईए से डरने वाले नहीं हैं, आरएसएस को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। आप हमें एनआईए से डराओगे, आप हमें यूएपीए से डराओगे, ये सब चलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं पॉपुलर फ्रंट की हिम्मत तोड़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं पॉपुलर फ्रंट पर केसेस डाल के डराने के लिए, तो मैं आज पॉपुलर फ्रंट की तरफ से आपको कहता हूं कि हम भी पॉपुलर फ्रंट का हर एक मेंबर ऐसा आपको स्ट्रगल दिखाएंगे जो स्ट्रगल आज तक आरएसएस ने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। कर्नाटक के एडीजी आलोक कुमार का कहना है कि पॉपुलर फ्रंट के नेता राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बारे में खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। नहीं, हमें कुछ गुप्तचर जो विभाग है उनके तरफ से और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी तरफ से हमें कुछ जो इनपुट आया, और हमारा भी जो है पिछले वो फील्ड लेवल इनपुट जो कहते हैं वहाँ से जनरेट हुआ, जो पीछे कुछ एक साल के अंदर जो लोग इस तरह से समाज में, जो कर्नाटक राज्य में अलग अलग समय पर वो जो है शांति और जो सुव्यवस्था है उसको भंग करने की कोशिश करने में, जो इस तरह के कृत्यों में जिन्होंने भागीदारी ली है, तो उनके खिलाफ जो है या कदम उठाया गया है। और आज रात से ये हुआ था, और उनकी जो है उनको सिक्योर किया गया सवेरे 3 बजे से लेकर 11 बजे तक 8 घंटे जो है ये ऑपरेशन चला है, और उसमें लगभग 90 लोगों को जो है उनको हमने अभी सिक्योर किया है, और उनको जो है प्रिवेंटिव कस्टडी में, डिटेंशन में, उनको तहसीलदार के सामने, जो तालुका एजुकेटिव मजिस्ट्रेट है उसके सामने उनको प्रोड्यूस करने के बाद उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जाएगा। और यह जो है हम ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो राज्य में जो शांति और सुव्यवस्था जो हमेशा बनी रहे, किसी तरह से जो है इसमें जो कोताही ना हो, इस दिशा में ये कदम उठाया गया। पीएफआई पर कार्रवाई के सेकेंड राउंड में यूपी से 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के 26 जिलों में एटीएस और लोकल पुलिस ने छापेमारी की। मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद से पीएफआई के जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें से कुछ लोगों का कनेक्शन जून के महीने में कानपुर में हुए दंगों के साथ जुड़ा मिला है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सरकार विरोधी अभियान चला रहे थे, लोगों को सरकार के खिलाफ मोबिलाइज कर रहे थे। महाराष्ट्र में भी पीएफआई की एक्टिविटीज पिछले कुछ साल से तेजी से बढ़ी है। अमरावती में उमेश खोले की गला रेत कर हत्या के मामले में पीएफआई का नाम सामने आया था। एनआईए ने पीएफआई के नेता रजी अहमद खान को 22 सितंबर को अरेस्ट किया था। रजी अहमद खान महाराष्ट्र में पीएफआई का वाइस प्रेसिडेंट है। आज पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के नेता मतीन अहमद को पकड़ा गया। मतीन अहमद किस तरह की भड़काऊ स्पीच देता है, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। यह स्पीच मतीन अहमद ने ठाणे में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के वक्त दी थी। तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को। कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगो से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। पॉपुलर फ्रंट की इसी तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आज मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, अमरावती और मालेगांव से पीएफआई के 25 मेंबर्स पकड़े गए। इनमें से सबसे ज्यादा 14 लोगों को औरंगाबाद से कस्टडी में लिया गया है। पुलिस का दावा है कि पीएफआई ने 22 सितंबर को एनआईए की कार्रवाई के बाद हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। कई शहरों में लोगों को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाया था। पुणे में एसडीपीआई के नेता ने कहा कि सरकार सिर्फ अपने विरोधियों की मुंह बंद करने के लिए इस तरह का एक्शन कर रही है। पीएफआई पर दंगे और आतंकवाद की साजिश करने का आरोप सही नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने एसडीपीआई के आरोपों को गलत बताया। कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान पीएफआई की ताकत बहुत बढ़ गई थी।
वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज चला रहे थे, इसीलिए ये गिरफ्तारी की गई। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जांच एजेंसियां बहुत जल्द पीएफआई की पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगी, देश को बताएंगी कि सामाजिक सहयोग के नाम पर पीएफआई के नेता और वर्कर्स क्या कर रहे थे। जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है वो सारी नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार हो रही है। जो सरकार के पास पिछले 2-3-5 सालों से लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें जिस प्रकार के एविडेंस आए उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर एजेंसीज सही वक्त पर पूरा खुलासा करेगी। मैं किसी के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ना चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जिस प्रकार का उनका काम था, समाज में दरार तैयार करके और हमारे देश को खोखला करने का काम ये लोग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई आवश्यक थी। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई नेताओं की छापेमारी हुई। 8 जिलों से 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से ज्यादातर एसडीपीआई के मेंबर हैं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके खिलाफ इस बात के पक्के सबूत हैं कि वो माहौल को खराब करने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। पीएफआई पर हाथ डालना आसान नहीं था, और अगर हाथ डाल दिया तो कोर्ट में पीएफआई के लोगों को गुनहगार साबित करना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि पीएफआई को चलाने वाले चतुर चालाक हैं। वो कानून की बारीकियों को समझते हैं। उनके इरादे जितने खतरनाक हैं, काम करने के तरीके उतने ही शातिराना हैं। सरकारी एजेंसी कन्विंस्ड हैं कि पिछले 4-5 साल से पीएफआई देश को तोड़ने, अराजकता फैलाने और 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने जैसी साजिश को अंजाम देने के काम में लगी हुई थी। पीएफआई ने एक जबरदस्त संगठन खड़ा कर लिया। इसके कम्युनिकेशन नेटवर्क की रफ्तार तेज है, इसलिए पीएफआई, इसके पॉलिटिकल विंग और स्टूडेंट विंग के लोगों को गिरफ्तार करने से पहले कई महीनों की तैयारी की गई थी। आईबी के इनपुट के अलावा एनआईए, राज्यों की एटीएस और लोकल पुलिस ने मिलकर यह काम किया। पूरी सीक्रेसी रखी गई। पहले दिन के रेड में जो लोग पकड़े गए उनसे काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली। उसके आधार पर आज बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। पीएफआई के खिलाफ सबूत जुटाने का ऑपरेशन लंबा चलेगा और मेरी जानकारी यह है कि पीएफआई को बहुत जल्द बैन कर दिया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने और विरोधी दलों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर यह सारी कार्रवाई हो रही है। उनका कहना है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। मदरसों और मस्जिदों का सर्वे इसका सबूत है। लेकिन आज एक बिल्कुल अलग तरह की बात हुई। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला किया जो योगी को मुस्लिम विरोधी बताने वालों का मुंह बंद कर देगा। योगी आदित्यनाथ ने अच्छी पहल की। यूपी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले उन सभी छात्रों को सम्मानित करेगी जिन्होंने इस साल नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों से उन बच्चों की लिस्ट मांगी है जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है। सरकार इन सभी छात्रों को लखनऊ बुलाएगी और राजधानी में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा जिसमें मदरसे के स्टूडेंट्स को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। मदरसों के उन टीचर्स को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने नीट में सेलेक्ट होने वाले बच्चों को पढ़ाया। सरकार का मानना है कि काबिल छात्रों को सम्मानित करने से पूरे समाज के बच्चों का हौसला बढ़ेगा। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की दिलचस्पी दीनी तालीम के साथ साथ मैथ, साइंस और इंग्लिश जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में बढ़ेगी। वो मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे और जब बच्चे कुरान के साथ कंप्यूटर पढ़ने की मांग करेंगे तो मदरसे चलाने वाले पर भी अपने यहाँ तालीम को बेहतर बनाने का प्रेशर बनेगा। इससे मदरसों की हालत सुधरेगी। नीट पास करने वाले छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ योगी सरकार मदरसे के छात्रों को
जो एनसीईआरटी की किताबें देती है, उन किताबों का पैसा अब सीधे छात्रों के अकाउंट में डाला जाएगा। यूपी के माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर दानिश अंसारी ने बताया कि योगी सरकार मदरसों के छात्रों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो कदम उठा रही है, उसी का नतीजा है कि अब मदरसे के छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। इस तरीके से आज हमारे नौजवानों ने मदरसे से निकलकर पूरे देश भर में हमारे कौम का नाम रोशन किया है। ऐसे नौजवानों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। करीब कुछ कितने बच्चे ऐसे हैं यूपी में जो मदरसों से पढ़े और नीट क्वालिफाई कर लिया? कुछ संख्या अभी पता चल पाई है? किस तरह से आप लोग पता कर रहे हैं? अभी इसकी आंकड़े मंगाए गए हैं और संख्या जो भी हो, इन बच्चों ने मेहनत करके और समाज में आगे बढ़ने का काम किया है और निश्चित तौर पे इन नौजवानों को, ऐसे छात्रों को सरकार भी पूरा प्रोत्साहित करके इनके जीवन में और आगे बढ़ें और साथ साथ इनके आसपास के भी जो ऐसे छात्र हैं उनको भी एक ये मैसेज है कि हम सब मेहनत करके आगे बढ़े। निश्चित तौर पे अगर सार्थक मन से सार्थक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी सरकार आपकी उड़ानों को और पंख देने का काम करेगी। अभी सरकार ने मदरसा से नीट एग्जाम पास करने वाले छात्रों के नाम मांगे हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, इसकी एग्जैक्ट संख्या सरकार के पास तो नहीं है, लेकिन हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि यूपी में मदरसों के कम से कम 22 स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम पास किया है। यह नंबर और ज्यादा हो सकता है। रुचि लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महली मदरसे में गई, स्टूडेंट से बात की। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने कहा, हाफिज बनने के बाद बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। सरकार उन्हें ऑनर दे रही है, सम्मान कर रही है। इससे अच्छी बात और क्या होगी। इससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी साइंस और मैथ्स पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जी, हम लोग को टीचर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्या पैटर्न रहता है, उस तरीके का हम लोग को समझाया जाता है। और वो लोग टीचर मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते रहें और इंशाल्लाह आगे कामयाबी पाएँ। और हम लोग यही चाहते हैं कि कामयाब हो इंशाल्लाह। अब जैसे सरकार ने ये कहा है, यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कि जो बच्चे, जो मदरसे के बच्चे हैं, वो नीट जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका सम्मान करेगी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी कौम के लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी और हमारी कौम के लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग की ख्वाहिश है कि हम लोग की कौम इससे और तरक्की पाए। इससे लोग और मदरसे के बच्चे और पढ़ेंगे, इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और बहुत से मदरसे से डॉक्टर्स निकलेंगे। नीट की तैयारी और भी तरीके की यहाँ पे जैसे जेई मेंस, नीट, हर तरीके की तैयारी होती है और टीचर्स भी बहुत साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी उनसे पूछ लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे फ़ोन का अलाउड नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हम लोग और कंसंट्रेट कर पाते हैं स्टडी में। इससे हम लोग को बहुत मदद मिलेगी और नाम भी रोशन होगा शाहीन का कि हाफिज बन के नीट क्वालिफाई करा है। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर गवर्नमेंट सम्मान करती है? जी, इससे सब और हौसला मिलेगा मदरसे से पढ़ने वाले बच्चों को। वो आगे आएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे, फिर नीट क्वालिफाई करेंगे। इससे पहले योगी सरकार ने मदरसा बोर्ड के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 40 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया था। उन्हें 1-1 लाख रुपए और एक टैबलेट दिया था। लखनऊ के बड़े मदरसे दारुल उलूम फिरंगी महली के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि सरकार की इस तरह की कोशिशों से मदरसों के हालात सुधरेंगे, दूसरे कोर्स पढ़ने में स्टूडेंट्स की दिलचस्पी और बढ़ेगी। देखिए, मदरसों का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम अपने मदरसों में बच्चों को दीन की तालीम दें, लेकिन उसी के साथ साथ जो बच्चे और आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको हम लोग नीट से और जेई से रिलेटेड भी कोर्सेज करवाते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ये कदम है, इससे बच्चों के अंदर और ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ पैदा होगा। इस वजह से इस कदम को और भी बड़े पैमाने पे लिए जाने की ज़रूरत है। नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको काफ़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और उसी लेवल पर आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। लिहाजा जो बच्चे मदरसे से आते हैं तो जाहिर सी बात है साइंस मैथ्स के सब्जेक्ट्स में वो वीक होते हैं और फिर नीट में तो आपको पूरी तरीके से चाहे फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री या बायोलॉजी पर पूरा कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को अलग से रख करके और जो बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो उनके एक्स्ट्रा क्लासेस ले करके उन पर एक्स्ट्रा मेहनत करके
उनको नीट के लिए तैयार करते हैं, जिसका रिज़ल्ट आपने देखा कि इसमें जो बच्चे मदरसे से भी आए हैं, जो कुरान हिफ्ज़ करके आए हैं, उनका भी अब सिलेक्शन हो रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब तक मदरसों का नाम आते ही आंखों के सामने कुरान पढ़ते बच्चों की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है और इसका काफ़ी सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को मिलना चाहिए। योगी ने पहले मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया। 16,000 से ज़्यादा मदरसों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका फायदा यह हुआ कि सरकार के पास मदरसों की पूरी लिस्ट है और इसके बाद योगी ने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया। अब उन मदरसों का सर्वे हो रहा है जो सरकारी मदद से नहीं चलते। सर्वे के बाद इन मदरसों में भी सरकार सारी सुविधाएं देने की कोशिश करेगी। योगी ने 6 साल में जो किया उसका असर अब दिखाई देने लगा है। मदरसों के छात्र भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर रहे हैं और ये साबित करता है कि योगी की नीति ठीक है और नीयत भी साफ। राजस्थान में कांग्रेस का संकट बरकरार है। आज कई सारे डेवलपमेंट हुए। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से फोन पर बात की। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में कल और परसों जो हुआ था उसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी, जिसमें अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन उनके 3 सपोर्टर विधायक महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में एक्शन की सिफारिश की गई है। इसके बाद इन तीनों नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया। सचिन पायलट आज जयपुर से दिल्ली पहुंच गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। पता यह लगा कि अशोक गहलोत ने अपने सपोर्टर से कहा कि वो चिंता न करें। गहलोत ने जयपुर में अपने कुछ करीबी नेताओं के साथ मीटिंग की। इधर दिल्ली में खड़गे और अजय माकन ने सोनिया गांधी को 9 पन्ने की जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 3 विधायकों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की मांग की गई है। शांति धारीवाल का कसूर यह बताया गया कि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने घर पर विधायकों की मीटिंग बुलाई और विधायक दल की मीटिंग नहीं होने दी। महेश जोशी की गलती यह बताई गई कि पार्टी का चीफ व्हिप होने के बावजूद उन्होंने विधायकों को ऑफिशियल मीटिंग के बजाय धारीवाल के घर होने वाली मीटिंग के लिए कॉल किया। अब ए.के. एंटनी को दिल्ली बुलाया गया है। एंटनी कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं और माना जा रहा है कि ए.के. एंटनी के आने के बाद गहलोत के समर्थक विधायकों पर एक्शन हो सकता है, लेकिन इस सब से गहलोत कैंप के मोराल पर कोई असर नहीं हुआ। उनका उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। ज्यादातर विधायकों ने आज भी कहा वो सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। प्रताप सिंह, खचरियावास से लेकर महेश जोशी तक सबने कहा वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ कभी नहीं थे। खचरियावास ने कहा कि अगर नोटिस मिलेगा तो जवाब देंगे, लेकिन पार्टी हाईकमान से अपनी बात कहना कोई गुनाह नहीं है। बगावत तो वो थी जो मानेसर में हुई, तो वहां पर तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं था। यहां यदि कोई कह रहा है हम डिसिप्लिनरी एक्शन करेंगे, आप हमारे परिवार के मुखिया, आप करेंगे, कोई नोटिस देंगे, हम जवाब देंगे, सम्मान से जवाब देंगे। हम नहीं लड़ना चाहते दिल्ली से। सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, उनको मां के बराबर दर्जा देता है हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता है। हम तो जमीन के आदमी हैं, हमारी इतना बड़ा तो हम तो संघर्ष करके यहां पर बैठे हुए हैं। बाकी लोग बहुत बड़े हैं, उनकी एरोगेंसी चल रही है, उनका घमंड चल रहा है, मीडिया में उनके नाम लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इन्हीं के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी। कमाल हो गया। पायलट साहब को लेकर इस तरह से कहा जाता है। पायलट साहब मेरे कोई दुश्मन नहीं है, कोई व्यक्तिगत रंजिश मेरी उनसे नहीं है। पायलट साहब और मैंने मिलकर राजस्थान में बहुत लड़ाइयां लड़ी है, संघर्ष किए हैं। तो ये बात तो जब या तो पार्टी नेतृत्व या प्रभारी सबको बैठाकर बातचीत करके इस मामले को सॉल्यूशन करते, इतना जल्दी तोड़ना हो सकता है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की चीफ व्हिप महेश जोशी को भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन महेश जोशी का कहना है कि उनका मकसद अपनी बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचाना था। वो मकसद पूरा हो गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो उसे मानेंगे। हम शुरू से एक बात कह रहे हैं, हमको अपनी बात हाईकमान तक पहुंचानी थी। हमें उम्मीद है हमारी बात हाईकमान तक पहुंच गई होगी। हाईकमान के फैसले पे कभी कोई ऐतराज की बात ही नहीं, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं। हाईकमान जो फैसला करेगा सबको अंतिम रूप से मान्य होगा। ऑब्जर्वर्स जो आए थे उसमें अजय माकन थे, उनका ये कहना था कि सबसे अलग अलग वो बात करना चाहते थे और वो हाईकमान की तरफ से ही निर्देश दिया गया था। देखिए, हमने उनसे कभी इस बात की आपत्ति नहीं करी। हमारी बात को उन्होंने किस रूप में समझा ये मैं नहीं जानता। हमने अपनी बात उनको स्पष्ट रूप से कही थी
और वो हमने कहा था आप एक उन्होंने कहा था कि भाई अलग अलग भी हम बात कर लेंगे। तो हमने कहा एक बार सामूहिक बात कर लीजिए, उसके बाद जो अलग अपनी बात करना चाहेगा वो अपनी बात अलग कर देगा। हम किसी को अलग बात करने से रोक नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा डेडलॉक हो गया कि कम्युनिकेशन आगे बढ़ नहीं पाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में जो टकराव दिखाई दे रहा है, उसमें यह बात बेमानी है कि किसने मीटिंग बुलाई, किसने क्या कहा, कौन बोला और कौन चुप रहा। मोटी सी बात यह कि राजस्थान कांग्रेस के 90 से ज्यादा एमएलएज अशोक गहलोत के साथ हैं। उन्हें अपना नेता, अपना गार्जियन मानते हैं। सचिन पायलट के पास 20 से भी कम एमएलएज का सपोर्ट है। उनकी उम्मीद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हुक्मनामे पर टिकी है। पायलट के समर्थक मानते हैं कि एक बार सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बन गए तो सारे एमएलएज लाइन लगाकर उनके गले में माला डालेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सचिन एक बार बगावत कर चुके हैं। गहलोत के साथ वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाई थी, सचिन के साथ वो लोग हैं जिन्होंने गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश की थी। अब वो जमाना चला गया कि दिल्ली से इशारा होता था और कोई चूं भी नहीं करता था। पिछले 2 दिन से राजस्थान के एमएलएज ने खुलकर अपनी बात कही है, और इसकी वजह यह कि पहले दिल्ली वाले चुनाव जिताने की ताकत रखते थे, अब उल्टा है। राज्यों में मुख्यमंत्री चुनाव जितवाते हैं, एमएलएज बनवाते हैं, सरकार चलाते हैं। अब लिहाज में कोई कहता नहीं, लेकिन कोई दिल्ली वालों की बात मानता भी नहीं। आज के जमाने में लोकतंत्र में नेता उसी को माना जाता है जो चुनाव जिताए, सरकार बनवाए। ये कड़वा सच है जिसे कांग्रेस का हर बड़ा नेता जानता है, समझता है, लेकिन कहता कोई नहीं। आज उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिवसेना के सिंबल पर एकनाथ शिंदे गुट का हक है या फिर उद्धव ठाकरे का, इस पर फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। शिंदे कैंप ने शिवसेना के सिंबल पर दावा किया था, इलेक्शन कमीशन में अर्जी दी थी, लेकिन उद्धव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को स्टे कर दिया। आज वो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूं। इस देश में लोकशाही है, लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, लॉ है, सब कुछ है और उसके मुताबिक ही निर्णय होते हैं। एकनाथ शिंदे पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए झटका लगने जैसी तो कोई बात नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन में आर्गुमेंट होंगे, उसके बाद कोई फैसला आएगा, इसलिए अभी से जश्न मनाने की कोई वजह नहीं है। ये देखिए, हमने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ही ये सारे युक्तिवाद हो, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन शुरू करे, उसका हम आदर करते हैं। वहां हम आर्ग्यू करेंगे हमारी केस को। हम सत्य के साथ हैं और हमें पूरा भरोसा है कि सत्य का विजय रहेगा। वो जल्लोष तो ऐसे ही आप देखते हो, जब उद्धव साहब ने इस्तीफा भी दिया था मुख्यमंत्री पद का, तब भी उन्होंने टेबल पे नाच के जल्लोष किया था। तो उनसे कोई मेरी अलग अपेक्षाएं नहीं है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, हम वो करते रहेंगे। आदित्य ठाकरे की बात तो सही है कि अभी फैसला नहीं आया है तो जश्न मनाने का क्या मतलब। लेकिन उनसे कोई ये पूछे शिवसेना को शिवाजी पार्क में रैली करने की परमिशन मिली तो उन्होंने इसका मतलब ये क्यों लगाया कि कोर्ट ने उनकी पार्टी को असली शिवसेना मान लिया है, तब जश्न क्यों मनाया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे को आज के फैसले से परेशानी तो होगी। पहले एकनाथ शिंदे ने उनकी सरकार ले ली, अब अगर पार्टी का सिंबल तीर कमान भी उन्हें मिल गया तो उद्धव ठाकरे के वर्तमान पर और आदित्य ठाकरे के भविष्य पर सवाल खड़े हो जाएंगे। शायद यही सोचकर शिंदे की शिवसेना ने आज ढोल नगाड़े बजाए। आज यूपी के उन्नाव से एक हैरान करने वाली खबर आई। तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के चक्कर में कुछ साधुओं ने अपने एक साथी को जिंदा समाधि दिलवा दी। साधुओं ने अपने साथी को समझाया कि अगर वो कुछ दिन के लिए जमीन में जिंदा समाधि ले लेगा तो उसे चमत्कारिक सिद्धियां मिल जाएंगी। इसके बाद गड्ढा खोदा गया, अनुष्ठान हुआ और उसमें साधु को जिंदा गाड़ दिया गया। लेकिन बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उस साधु को जमीन से बाहर निकाला, जिससे
समाधि दी जा रही थी। चल रमेश, कहाँ से निकलेगा? खोदो ना बे, खोदो ना, खोदो जल्दी, हटाओ हटाओ बांस हटाओ, जल्दी खोदो, जल्दी खोदो, जल्दी साहब हटिए आप, जल्दी खोदो, जल्दी खोदो, हटो बाबा, इधर आओ बाबा, इधर आओ, सब लोग इधर आओ, जल्दी, इधर आओ जल्दी, जल्दी उठाओ, जल्दी, क्या नाम है उसका? बुलाओ उसे, जल्दी उठाओ, आवाज दो, शुभम, शुभम, आजा बेटा, चल, जल्दी उठाओ, वापस आओ, चलिए, जल्दी उठाओ, तुम्हें तगड़ा साधु बनाएंगे, तुम्हें हम साधु बनाएंगे, तगड़ा इतना ताड़ू बनाएंगे कि तुम सारी जिंदगी भर जो है भगवान का पूजा अभी तक। जाओ फोटो ले, वीडियो बनाओ, बनना है वीडियो बनाओ, बाहर निकालो, अरे उठा लो, उठाओ, इधर आओ, इधर छूना, इधर छूना नहीं, उठ के खड़े हो जाओ, ऊपर छूना नहीं, ऊपर खड़े हो जाओ, इधर हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ ऊपर आओ। कभी कभी अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल है। और पुलिस वाले ठीक करे थे, बाहर निकलो, अब हम तुम्हें साधु बनाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।